रीजंस क्या थे रेवोल्यूशन के और ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, अब हम इसके बारे में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। जो हमारा लुइस 16 था, इसका नाम था लुइस 16, 1774 में इसको राजा बना दिया गया। उस टाइम पे इसकी एज थी 20 ईयर्स। उसी टाइम पे इसकी हुई थी बर्बादी, उप्स, शादी हुई थी जिसका नाम था मैरिया, और वो थी ऑस्ट्रिया से। और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इनके आने वाला जो सन होगा उसका नाम पक्का लुइस 17 होगा। खैर हम इससे क्या, तो हम कॉजेज पढ़ते हैं। इसमें 3 कॉजेज हम पढ़ेंगे। पहला कॉज है कॉज सोशल कॉज, सेकंड कॉज है हमारा इकोनॉमिक कॉज, एंड थर्ड कॉज है हमारा पॉलिटिकल कॉज। तो पहला कॉज सोशल कॉज, इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी जो थी 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच की सोसाइटी किस तरीके से थी, वहाँ पे किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाए जा रहे थे उनकी सोसाइटी। क्योंकि हर किसी की अपनी सोसाइटी होती है। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इसमें देखो, जैसे मेल्स को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है, फीमेल्स को थोड़ा नीचे रखा जाता है, लाइक फेमिनिज्म, और बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स होता है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, हमारी चीज़ें थोड़ी सी अलग है। ऐसी फ्रांस की भी एक सोसाइटी थी, उसका सोसाइटिकल सिस्टम कैसा था अब हम वो देखेंगे। तो हम देखते हैं इसमें फ्रेंच की सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। पहला स्टेट जो था उसे हम क्लर्जी बोलते हैं, सेकंड स्टेट को हम नोबिलिटी बोलते हैं, एंड देन थर्ड स्टेट को हम अदर्स पीपल बोलते हैं। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी में आते थे हमारे जो चर्च के लोग हो गए, उनको हम क्लर्जी में यानी कि फर्स्ट स्टेट में डालते थे। सेकंड स्टेट नोबिलिटी के अंदर आ जाते थे हमारे किंग आ गया, लाइक ये किंग आ गया। देन हमारे इसके अंदर आ जाते थे जो हाई रैंक के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो आ जाते थे। एंड देन हमारा थर्ड स्टेट है जिसको हम अदर्स पीपल भी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे आ जाते हैं, लाइक बिजनेसमैन आ गए, मर्चेंट्स आ गए, कोर्ट ऑफिशियल्स आ गए, लॉयर्स आ गए, पीजेंट्स आ गए, आर्टिशंस आ गए, लैंडलेस लेबर्स या सर्वेंट्स, ये सब हमारे अदर्स में आ जाते थे। फर्स्ट एंड 2 क्लासेस वर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, यानी कि जो ये दोनों क्लासेस थी इनको टैक्स नहीं देना होता था, इनके पे कुछ प्रिविलेजेस थे, जैसे कि ये टैक्स नहीं देंगे, थर्ड स्टेट ही टैक्स पे करेगा, यानी कि ये है थर्ड स्टेट। याद रखना, थर्ड स्टेट यानी कि जो फार्मर्स आते हैं उनको हम थर्ड स्टेट बोलते हैं। इसमें यही जो है जो भी टैक्स ये लोग देंगे उसको रिसीव कौन करेगा, उसको रिसीव करने का काम इन दोनों का है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज का काम है। ये दोनों ही इससे टैक्स लेके अपने पे रिसीव करेंगे। इसमें एक वर्ड आता है जिसपे बहुत ज़्यादा डिफाइन आ जाता है 1 मार्क में या 2 मार्क में करके आता है कि आप डिफाइन करिए एक वर्ड को, एक डेफिनेशन पूछते हैं वो। तो इसमें आता है टैली एंड टिथ, यहाँ पे लिख रखा है डायरेक्ट टैक्स जिसे हम टैली कहते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि उस टाइम पे लिए जाते थे उनसे एवरीडे की लाइफ में कंजप्शन, लाइक सॉल्ट हो गया, देख लो सॉल्ट तक पे जो एवरीडे पे यूज़ हो रहा है उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। एक होता है टैली होता है, एक होता है टिथ टैक्स जो था वो पीजेंट से कलेक्ट किया जाता था, और वो कलेक्ट कौन करता था, वो कलेक्ट करता था चर्च। यानी कि अगर हम यहाँ देखें, ये जो लोग हैं ये टैक्स पे करते थे, और ये टैक्स कौन लेता था, ये टैक्स लेता था हमारा ये चर्च वाला, यानी कि क्लर्जी एंड नोबिलिटी जो थे वो 10%, इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 10% पॉपुलेशन थी, पर लैंड जो था वो 60% होल्ड करके रखते थे। और ये बेचारे फार्मर्स आ गए, हमारे पीजेंट्स आ गए, ये जो थे इनकी 90% पॉपुलेशन है, पर इनके पास जो है ज़मीन सिर्फ 40% थी काम करने के लिए। देख रहे हो क्या हाल है। ये अपना काम वगैरह भी इनसे करा रहे थे, चल भाई काम करिए भाई, जी साहब बताइए क्या काम करना है, वही वाली हाल हो रखी थी इनकी। तो यहाँ पे पूरी तरीके से मोनार्की ही सिस्टम चलता था। देन हम सेकंड कॉज की बात करते हैं, वो है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में हम देखते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है फूड एंड अदर नीड्स ऑफ पीपल आर नॉट मीट, ये मीट की स्पेलिंग ऐसे होगी, आर नॉट मीट एंड दिस इज कॉज्ड बाय एन इकोनॉमिकल क्राइसिस। यानी कि फूड और आपकी जो भी बेसिक नीड्स है जब आप उसे ले नहीं पाते, उसे हम इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हैं। लाइक सबसे पहले हम देखते थे कि उस टाइम पे क्या हुआ था, लोगों की डिमांड इंक्रीज हो रही थी फूड के लिए कि भाई हमें फूड चाहिए, बट गवर्नमेंट के पास इतना सप्लाई ही नहीं था, इतनी सोर्सेज नहीं थे, लाइक इतना लैंड पे वो उगी नहीं रहा था कि वो उन्हें पूरी फुलफिल नीड कर सके। प्राइसेस जो थे वो फूड के इंक्रीज होते। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, लाइक डिमांड इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई इतना नहीं आ रहा, अगर सप्लाई इतना नहीं आएगा तो इकोनॉमिक में चीज़ें किस तरीके से ख़राब हो जाएंगी। वही यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा था फूड का इतना सप्लाई, मतलब यानी कि फूड ही नहीं था इतना कि वो सप्लाई कर सके गवर्नमेंट। तो डिमांड तो इंक्रीज़ हो रही है बट सप्लाई ही नहीं है। और जो सैलरी थी, यानी कि प्राइस तो बढ़ रहे हैं भाई फूड, जैसे कि पहले मान लो पहले मिल रहा था फूड 10 रुपीज़ का फूड मिल रहा था, देन उसके बाद अब मिलने लगा है 50 रुपीज़ का। पहले सैलरी मिल रही थी 5 रुपीज़, अब सैलरी उतनी मिल ही नहीं रही है, फूड तो प्राइस इंक्रीज हो गया बट सैलरी सेम है, सैलरी स्टिल है, वो इंक्रीज ही नहीं हुई है। पॉपुलेशन ग्रोथ देख लो आप, 1715 में 23 मिलियन था, देन 1789 में 28 मिलियन होगा, तो चीज़ें तो खराब होंगी। उस टाइम पे रिच जो था वो रिचर हो जा रहा था और पुअर जो था पुअर हो रहा था, यानी कि चीज़ें इस तरीके से बिगड़ गई थी कि सही नहीं हो पा रही थी। सिचुएशन बिकम रॉस व्हेनेवर ड्रॉट, यानी कि वहाँ पे सूखा पड़ गया था, इसलिए जो हमारी फार्मिंग है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही थी फूड को, ड्यू टू स्कार्सिटी, कमी हो रही थी फूड ग्रेन्स की, इसीलिए ये क्राइसिस आया। ओके, देन हम थर्ड पढ़ते हैं पॉलिटिकल कॉज।
पॉलिटिकल कॉज का था। लुइस 16 जो है वो अपने पावर में आ गए थे 1774 में। उनका जो ट्रेजरी था, एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि आखिर पैसे जा कहाँ रहे थे, पैसे उसके खत्म हो गए लुइस 16 के, तो पैसे गए कहाँ, क्या हुआ था प्रॉब्लम जी, पैसे की कमी हो गई लुइस 16 को, फ्रांस को। उस टाइम पे इन्हें वॉर करना बहुत पसंद था। आई हेट ब्रिटेन, ऐसा इनका कहना था, क्योंकि इनकी वॉर हमेशा ब्रिटेन से ही होती थी, इनको वॉर करना बहुत पसंद था, इसलिए वॉर वगैरह होती रहती थी। तो पैसा तो लगेगा ना वॉर में, पैसा नहीं लगेगा वॉर में, पैसा लगेगा वॉर में। मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्सली, वहाँ एक बहुत ही सुंदर सी जगह थी, ये देखो मैंने कुछ बना रखा है थोड़ी सी ड्राइंग वैसी है। तो ये पैलेस ऑफ वर्सली थी, जहाँ पे ये इन्होंने पैलेस बना रखा था, बहुत ही सुंदर पैलेस था उस टाइम। आज के टाइम पे ये कोर्ट बन रखा है, आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ है, उस पर जापान जो है उसकी लास्ट में जो हाइडिंग की गई थी, उस पर जो चार्जेस वगैरह लगाए गए थे वो इसी कोर्ट में आके लगाए गए थे, पैलेस ऑफ वर्सली में। आज के टाइम पे कोर्ट बन गया है। तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस का चार्ज होता था बहुत ज़्यादा हाई पेड चार्ज आता था, जो कि इसके लिए लगता था। तो ये राजा जो है ना, अपने काम से मतलब नहीं है भाई, कैसा भी चल रहा है, बस मेरी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पैसा लगाओ वहाँ पैसा लगाओ, ढंग की जगह पे मत लगाओ। और इसने क्या किया था, जो इंडिपेंडेंस किया था 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को। अब भाई तुम किसी को इंडिपेंडेंस दिलाओगे तो क्या वहाँ पैसा नहीं लगेगा, ऑफकोर्स वहाँ पे भी पैसा लगेगा। और ये लोन वगैरह प्रोवाइड करता था, 10% इंटरेस्ट पर लोन वगैरह देता, अदर स्टफ्स। भाई इतनी जगह पैसा लग रहा है, उसका इसके खुद के भी तो कुछ चीज़ें होंगी जिसमें पैसा लगेगा, तो इनकी खुद की चीज़ों में भी पैसा लगा था, जैसे कि हमारे हो गए इनके पोस्ट ऑफिस हो गए या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, तो उनको भी तो पैसे देने हैं, आर्मी को बनाना है, कोर्ट करना है, गवर्नमेंट को रन करना है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन सब में भी पैसे लगेंगे। तो ये थे हमारे 3 कॉलेज जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन 24 आवर्स खुला हुआ है, आप कभी भी पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।